हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे बांग्लादेश के हालात को लेकर पीएम मोदी के आवास पर हुई मीटिंग। सीनियर मंत्रियों समेत एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। बताएंगे दोस्तों आखिर बांग्लादेश में बवाल से भारत में क्यों मचा हुआ है हड़कंप। मेघालय तक में कर्फ्यू लगा दिया गया है दोस्तों, तो वहीं बताएंगे आर्टिकल 370 की बरसी पर जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत नेता हाउस अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे मालदीव के बाद क्या चीन ने बांग्लादेश में भी करवाई है भारत के खिलाफ साजिश। इंडिया समर्थक पार्टी हुई बांग्लादेश में आउट। बताएंगे किसकी ये बड़ी चाल है दोस्तों, किसका इसमें हाथ है। तो वहीं कौन होगा बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री, सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताएंगे। तो वहीं बताएंगे शेख हसीना के जाते ही तीस्ता समेत भारत के साथ 10 समझौतों का क्या होगा दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर के तह तक चलेंगे, आपको सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं, निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश के हालात को लेकर पीएम मोदी के आवास पर हुई बड़ी मीटिंग। सीनियर मंत्रियों समेत एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद। जी हाँ, डोभाल संग पीएम की मीटिंग। मेघालय में लगा कर्फ्यू, आखिर बांग्लादेश में बवाल से भारत में क्यों मचा है हड़कंप, बता दें। बांग्लादेश के हालात को लेकर पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में विदेश मंत्री जयशंकर जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बांग्लादेश के ताजा हालात पर चर्चा की। गौरतलब है कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस चुके हैं और उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की। वहीं शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया और बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक शेख हसीना विमान से भारत पहुंची और यहां से वो लंदन रवाना हो जाएंगी। कल रात वो भारत में ही रुकी हैं। शेख हसीना का विमान भारत को उत्तर प्रदेश में स्थित गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के विमान की रिफ्यूलिंग होगी, इसके बाद वो लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश से भारत पहुंची शेख हसीना ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। अजीत डोभाल ने शेख हसीना को हिंडन एयरबेस पर रिसीव किया था। बता दें, शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब अपनी जान बचाने के लिए वो भारत में मौजूद हैं। जब उनका प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद उन्हें वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने पीएम मोदी से मिलकर उन्हें बांग्लादेश में काबू से बाहर होते हालात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद बंगाल और त्रिपुरा बॉर्डर पर बीएसएफ को अलर्ट करके मेघालय में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। बांग्लादेश में लगातार बिगड़ रहे हालात पर चर्चा करने के लिए पीएम आवास पर सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की आपात बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें, बांग्लादेश में मुक्ति योद्धाओं के परिजनों का आरक्षण कोटा खत्म किए जाने के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब हिंदुओं के खिलाफ उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं तेज हो गई हैं और इनके वीडियोस लगातार सोशल मीडिया साइट एक्स पर देखने को मिली है। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने कहा है कि आज की रात बांग्लादेश में बसे हिंदुओं के लिए बहुत भारी है। उन्होंने सभी लोगों से उनकी सुरक्षा की दुआ करने की अपील की है। ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यह इमरजेंसी बैठक बुलाई है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट की आड़ में बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा। जी हां, अब इस पर भारत क्या कदम उठाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आपको बता दें, इधर भारत में बात करें तो सरकार से निर्देश मिलने के बाद बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहां पर चौकसी के लिए एक्स्ट्रा जवान भेजे गए हैं। खुद बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी कोलकाता में रहकर सारे इंतजाम देख रहे हैं। वहीं बांग्लादेश से सटे भारत के पहाड़ी राज्य मेघालय में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिससे वहां से घुसपैठ ना हो सके। कोलकाता से ढाका जाने वाले मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन और एयर इंडिया की उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। मेघालय बॉर्डर पर नाइट कर्फ्यू तक का ऐलान कर दिया गया है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने सोमवार को कहा है कि राज्य सरकार ने पड़ोसी देश में अशांति के बीच बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 444 किलोमीटर से अधिक की सीमा पर कर्फ्यू अगली सूचना तक रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा और ये फैसला सीमा सुरक्षा बल कर्मियों और मेघालय पुलिस के साथ एक तत्काल बैठक के दौरान लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें, आखिर शेख हसीना ने क्यों छोड़ा बांग्लादेश, बेटे ने बताई इसकी असली वजह। कहा मां की वापसी अब संभव नहीं। जी हां, बीबीसी से बात करते हुए शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने कहा कि उनकी मां रविवार को ही प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने का मन बना चुकी थी। हालांकि ऐसी रिपोर्ट है कि बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को इस्तीफा देने को कहा था। उन्होंने कहा कि उनकी मां की राज
राजनीतिक वापसी अब संभव नहीं है। सजीव ने यह भी कहा कि वो अब 70 की हो चुकी है, मेहनत के बावजूद थोड़े से लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, मेरे ख्याल से वो अब वापसी नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों भारत समर्थित नेता, भारत समर्थित बांग्लादेश की सरकार अब वापस से नहीं आने वाली, जैसा कि उनके बेटे ने बताया है। हो सकता है रियलिटी दोस्तों वाकई में कुछ और हो, लेकिन जो उनके बेटे ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इस भारत समर्थित सरकार को गिराने के पीछे आखिर किसका सबसे बड़ा हाथ है, हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल मालदीव के बाद क्या चीन ने बांग्लादेश में भी कराई है भारत के खिलाफ साजिश, इंडिया समर्थक पार्टी हुई आउट। इसके बाद अब चीन पर उठने लगे सवाल। बता दें कि 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश के लिए ऐसा साबित होगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बांग्लादेश में जारी संग्राम के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है। रक्षा मामलों के कई जानकारों ने तो बांग्लादेश में जारी संग्राम के लिए बाहरी हस्तक्षेप को जिम्मेदार बताया है। कई रिपोर्ट्स में बांग्लादेश संकट के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बड़ी वजह माना जा रहा है। आखिर बांग्लादेश संकट के पीछे कौन है, तो आपको बता दें पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, अगर किसी पड़ोसी देश में भीषण अशांति है तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी चिंता पैदा करता है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी ने कहा कि इस चुनौती के लिए सभी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी बाहरी देश के मुद्दे में हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हमें अपनी सीमाओं को बहुत अधिक सुरक्षित रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में भारत समर्थित हसीना सरकार अब बाहर हो चुकी है। इससे पहले श्रीलंका में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी और वहाँ भी प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। अहम यह है कि श्रीलंका भी चीन के कर्ज में दबा हुआ था और मालदीव भी चीन की कर्ज में अब दबने जा रहा है। और मालदीव और भारत के बीच रिश्तों पर भी चीन के पिट्ठू कहे जाने वाले मोहम्मद मुइजू के सत्ता में आने के बाद से खटास पैदा हुई है। हालांकि भारत के कठोर रवैये के बाद मालदीव घुटनों पर तो आ गया, लेकिन अब बांग्लादेश जो भारत का सबसे पास का सबसे बेहतरीन दोस्त था, अब भारत समर्थित सरकार भी वहां गिर चुकी है। ऐसे में चीन पर तगड़े वाले सवाल उठाए जा रहे हैं कि एशिया देश में चीन ने ही भारत को लेकर ऐसी चालें चली होंगी। बहरहाल दोस्तों, आपका क्या इस पर राय होगी, आपकी क्या जवाब होगी? इन सवालों के जवाब अपने हिसाब से कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बांग्लादेश का खुद का आग था या फिर किसी बाहरी देश ने ये आग पैदा किया है? जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं बता दें, ISI को लेकर भी सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं कि शेख हसीना के खिलाफ ISI ने रची होगी साजिश, भारत समर्थक सरकार को हटाया पाकिस्तान की हुई है बल्ले बल्ले। जी हाँ, या तो चाइना ने या फिर ISI के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, अगर ISI ने करवाया होगा तो पाकिस्तान सबसे बेहतरीन तरीके से खुश होगा, और अगर चीन ने किया है तो चीन पाकिस्तान दोनों ही खुश होंगे। दोस्तों आगे आपको बताएंगे कि कौन हो सकता है बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री। उससे पहले आपको ये बड़ी खबर बता दें, आर्टिकल 370 की बरसी पर जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला समेत ये नेता हाउस अरेस्ट। जी हाँ, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की 5वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 5 साल पहले आज ही के दिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। सुरक्षा कारणों से अमरनाथ यात्रियों की आवाजाही को निलंबित कर दिया गया और पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को अलर्ट पर रखा गया है। कश्मीर घाटी में भाजपा नेताओं ने वर्षगांठ मनाई और कहा कि निरस्तीकरण के बाद विकास की राह पर केंद्र शासित प्रदेश चल पड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद भी दिया। श्रीनगर में भाजपा मुख्यालय में मिठाइयां बांटी गई और प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के समर्थन में नारे लगाए गए। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इस कदम को कश्मीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। जी हाँ, तो वहीं हालांकि पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उन्हें घर में नजरबंद रखा गया और फैसले के विरोध में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उन्हें और उनके नेताओं को उनके आवास से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इसे भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा और कश्मीर के लिए काला दिन बताया, जबकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विरोधियों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताते हैं, भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये नेता इसलिए शोक मना रहे हैं क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के साधन समाप्त हो चुके हैं। भाजपा नेता मंजूर भट्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विकास के लिए जो पैसा आता था वो अब लोगों तक पहुंच रहा है और जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे का अपग्रेड किया गया है। यानी कि दोस्तों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्लियर कह दिया है कि इन नेताओं के लिए भ्रष्टाचार का अब कोई भी साधन नहीं बचा है, इसीलिए ये और ज्यादा आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों आपको इसी बीच बता दें, आज के ही दिन जम्मू कश्मीर से हटा था अनुच्छेद 370। पाकिस्तानी पीएम और राष्ट्रपति ने दे दिया इस पर विवादित बयान। पाकिस्तान की खबर 370 के निरस्तीकरण पर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि
5 अगस्त को जम्मू कश्मीर पर भारत ने अवैध कब्जा किया और ये भारत के अभियान के 5 साल पूरा होने का प्रतीक है। 5 अगस्त 2019 से भारत ने जम्मू कश्मीर की संरचना बदलने के लिए निरंतर अभियान चलाया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि भारत बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में बसा रहा है। जी हाँ, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर को समर्थन देने का ऐलान किया और साथ में कह दिया है कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार की प्राप्ति तक मजबूत नैतिक राजनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत हमेशा दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू और कश्मीर उसके क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन ये सब दावे झूठे हैं। ये कहना है दोस्तों पाकिस्तान का। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें कौन है मोहम्मद यूनुस जो बन सकते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बड़ी खबर, बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें ऐसी खबर है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अगली अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को हुआ था। वो बांग्लादेश के एक सामाजिक उद्यमी, एक बैंकर, एक अर्थशास्त्री और सिविल सोसाइटी के नेता हैं। साल 2006 में उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के विचारों का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन आपको बता दें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस अगले और बड़े प्रधानमंत्री हो सकते हैं बांग्लादेश के। तो वहीं खालिदा जिया के बेटे तक का नाम इस रेस में दिखाई दे रहा है। दोस्तों बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार गठन का ऐलान किया है। इस सरकार में सत्तारूढ़ आवामी लीग का कोई नेता शामिल नहीं होगा। अब ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि बांग्लादेश के सबसे बड़े विरोधी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें बदले का काउंट डाउन हुआ शुरू। ईरान ने पड़ोसियों को दे दी हमले की खबर। इजराइल की सेना सुरंग देखकर चौंक गई। जी हाँ, हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। अपने ही देश में गेस्ट की हत्या से बदले की आग में सुलग रहा ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। उसने पड़ोसी देशों को बता दिया है कि वो इजराइल पर हमला करने वाला है। ईरान के इस ऐलान के बीच गाजा मिस्र सीमा पर मिली सुरंगों ने इजरायली सेना की नींदें उड़ा रखी है। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में कई सुरंगों का पता लगाया है। इन्हें आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि उसके इस दावे को मिस्र ने नकारा है। उसकी ओर से कहा गया है कि गाजा में अपनी नाकामी से ध्यान हटाने और आक्रामकता को सही ठहराने के लिए इजराइल ऐसी बातें कर रहा है। इजराइल पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि उसने गाजा सीमा पर सुरंगों के बाबत कोई सबूत नहीं दिया है, राजनीतिक हितों के लिए झूठे दावे कर रहा है, साथ ही गाजा में बंद सुरंगों के अस्तित्व का लाभ उठा रहा है। तो वहीं आपको बता दें ईरान के साथ तनाव के बीच नेतन्याहू ने खुद धमकी दी है। कहा है कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत किसी भी कीमत पर चुकानी होगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमास पर सैन्य दबाव बढ़ाने से ही युद्ध के सभी उद्देश्य पूरे होंगे, जिससे हमारे सभी बंधक जिनमें जीवित और मृत शामिल है उनकी घर वापसी हो सकेगी। तो वहीं बता दें हसीना के देश छोड़ते ही खालिदा जिया की रिहाई का दे दिया गया है आदेश। क्या अब बांग्लादेश में बनेगी एंटी इंडिया सरकार? बता दें शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद उनकी धुर विरोधी और विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई की मांग तो बढ़ी रही थी, लेकिन अब आदेश भी दे दिया गया है। जी हाँ, खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया गया है। खालिदा जिया 2018 से भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। उनकी रिहाई का आदेश बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जारी किया है। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। वो मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख है। उन्हें धुर भारत विरोधी नेता के तौर पर जाना जाता है। ऐसी संभावना है कि वो रिहाई के बाद बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकती हैं। यानी कि दोस्तों ये भी प्रधानमंत्री की दावेदार हो सकती हैं। लेकिन अगर इनकी पार्टी या ये प्रधानमंत्री बनती है तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ऑलमोस्ट खत्म ही समझ सकते हैं, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री बनते ही चीन के साथ बांग्लादेश के संबंध बढ़ेंगे। हालांकि बांग्लादेश और चाइना के बीच दोस्ती कोई बेहतरीन दोस्ती नहीं होगी, बल्कि चीन बांग्लादेश को अच्छे तरीके से चूस जाएगा। लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रहने वाले। अगर खालिदा प्रधानमंत्री बनती है तो वही बता दें सेना से दोस्ती ना रखना मेरी मूर्खता। जी हाँ, 1 साल जेल में रहने के बाद आखिर बदल गए इमरान खान के सुर। कैसे हुआ ये पॉसिबल? बता दे पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को दिलचस्प बयान दिया। इमरान खान ने कहा है कि सेना के साथ अच्छे रिश्ते ना रखना एक तरह की मूर्खता होगी। ये बयान इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि इससे पहले इमरान खान अपने पद से हटाए जाने और 1 साल की जेल की सजा के लिए सेना को दोषी ठहराते आए हैं। इमरान खान पर भ्रष्टाचार से लेकर सरकारी जानकारियों को लीक करने जैसे दर्जनों इल्जाम लगाए गए हैं। सोमवार को उनको जेल में बंद हुए 1 साल का समय पूरा हो चुका है। राइटर्स को दिए सवालों के लिखित जवाब में इमरान खान ने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अमेरिका से कोई भी शिकायत नहीं है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति और निजी क्षेत्र में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अच्छे
रिश्ते न रखना मूर्खता होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने सैनिकों और सशस्त्र बलों पर गर्व है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में था दोस्तों, शेख हसीना के जाते ही तीस्ता समेत भारत से जुड़े समझौतों का, प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, तो आपको बता दें ऐसा माना जा रहा है कि इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। वहीं बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में बिगड़े हालात का असर भारत पर तो जरूर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते जून महीने में ही शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम के तौर पर भारत दौरे पर थी। उस समय दोनों देशों के बीच तीस्ता प्रोजेक्ट समेत 10 समझौतों पर मुहर लगी थी। आपको बता दें दोस्तों, उस वार्ता में तीस्ता जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अहम समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी के संरक्षण से जुड़ी परियोजना को लेकर एग्रीमेंट हुआ। यह तय हुआ है कि भारत से टेक्निकल टीम बांग्लादेश जाएगी। ये एग्रीमेंट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत की ओर से आपत्तियों के बावजूद करीब $1 अरब के इस प्रोजेक्ट पर चीन की नजर थी। जी हाँ दोस्तों, 10 समझौते वो कौन कौन से थे, उनके लिस्ट हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा बांग्लादेश के साथ इन 10 प्रोजेक्ट्स पर काम करना, क्योंकि भारत समर्थित सरकार अब बांग्लादेश में बची नहीं। तो वही बता दें, ताइवान के चारों तरफ मंडरा रहा चीन सीमा के पास फिर से भेजे 9 सैन्य विमान और पोत। जी हाँ, ताइवान और चीन के बीच लगातार तनाव जारी है। एक बार फिर बीजिंग की सेना ने ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की है, ट्राई किया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 9 चीनी सैन्य विमान और 9 सैनिक जहाज रविवार सुबह ताइवान के पास परिचालन कर रहे थे। जवाब में ताइवान ने स्थिति की निगरानी की और इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। रिएक्शन देते हुए बता दें कि रविवार को ताइवान ने 36 चीनी सैन्य विमानों और 12 नौसैनिक जहाजों का पता लगाया, जिनमें से 31 ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ में प्रवेश किया। तो वहीं बता दें, भारतीय वायुसेना की नाराजगी दूर करेगा HAL तेजस की डिलीवरी का बैकअप प्लान है तैयार। जी हां, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1A की समय पर डिलीवरी न कर पाने को लेकर भारतीय वायुसेना की नाराजगी झेल रही सरकारी विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बड़ा भरोसा दिलाया है। वायुसेना के लिए राहत की खबर यह है कि HAL ने कहा है कि सितंबर से GE हमें इंजन की डिलीवरी करना शुरू कर देगी और हम तय समय सीमा में वायुसेना को तेजस MK-1A सौंपना शुरू कर देंगे। HAL ने भरोसा दिलाया है कि 16 LCA MK-1A को इसी वित्त वर्ष में भारतीय वायुसेना को सौंप देगी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंसक बवाल के बीच विदेश मंत्री से राहुल गांधी भी मिले हैं, हालात पर चर्चा की। जी हाँ, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोमवार को संसद भवन परिसर में विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा संकट पर चर्चा की। कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। तो वहीं बांग्लादेश के हालातों पर ममता बनर्जी का भी बयान, कहा हम मोदी सरकार के फैसलों का समर्थन करेंगे। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में जारी अशांति और सत्ता परिवर्तन के बीच देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करेगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, 2 नेताओं ने बोला हल्ला। जी हाँ, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। ये जानकारी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने दी। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ मोदी सरकार संसद में कहती है कि किसानों को लागत पर 50% का मुनाफा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार सदन को गुमराह कर रही है, क्योंकि सदन में भले ही किसानों को लागत पर 50% मुनाफे की बात करती है, लेकिन सरकार ने 6 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को लागत पर कभी भी 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों कांग्रेसी भाजपाइयों का विरोध करती नजर आई है। तो वहीं बता दें, आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में लड़ेगी विधानसभा चुनाव, मुंबई की इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। मुंबई में पार्टी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में रहकर चुनाव लड़ेगी या अकेले, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरह से रुख साफ कर दिया गया है। जी हाँ, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कोलकाता से हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को हाल ही में बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस भी इस धमकी से हैरान रह गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में धमकी देने वाले आरोपी को पश्चिम बंगाल
बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। जिस मोबाइल से आरोपी ने धमकी भरा ईमेल किया था, पुलिस ने उस मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी पान की दुकान चलाता है और उसका नाम मोहम्मद जाहिद है। उसकी उम्र 51 साल बताई गई है। जी हाँ, आरोपी मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला है। आरोपी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहता है और वहाँ पान की दुकान चलाता है। तो वहीं दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।